नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज ही क्लास में 908 पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की बात करेंगे आज ही क्लास में। तो आपकी जो सब्जेक्ट है वो है सामाजिक विज्ञान। MP DLED सेकेंड ईयर वालों की क्लास होने वाली है, यानी 908 पेपर की ये पहली क्लास होने वाली है आपकी। ठीक है, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। ये जो पेपर होता है आपका सामाजिक विज्ञान का, ये 70 नंबर का होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है इस पेपर में आपको। ठीक है, और क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 20 में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको अथवा वाले मिलते हैं। ठीक है, सामाजिक सब्जेक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जो आर्ट वाले स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी बच्चे, सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं वो सामाजिक विज्ञान लेते हैं, जिसका कोड 908 होता है। ठीक है, तो इसी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके बनते हैं पेपर के अकॉर्डिंग, वो सारे हम आपको कराएंगे। तो आप इस क्लास को फुल वॉच कर देना, सभी जगह शेयर कर देना। ठीक है, जितने भी आपके स्टूडेंट हैं जो MP DLED एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो MP DLED एग्जाम देना चाहते हैं, सभी जगह शेयर कर दो। ठीक है, जिनका भी पेपर है, और जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास देखने के लिए। और इस क्लास को लाइक ज़रूर कर देना भाई, जितने भी स्टूडेंट हैं वो लाइक करें और कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि हमें लगे आप हमारी क्लासेस पसंद कर रहे हैं, आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास लेकर आएँ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जैसे आपसे पेपर के अकॉर्डिंग हम आपको बताएं, पेपर के अनुसार जैसे पहला क्वेश्चन, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपके ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। इसमें एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे जो कि विकल्प वाले रहेंगे। ठीक है, 1 नंबर के 5 क्वेश्चन, ये 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहेगा। वो कैसे हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से विकास होता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से विकास होता है, किसका कैसा विकास होता है, ये आपको विकल्प दे रखे हैं 4, इनमें से एक आंसर सही होगा। श्रवण कौशल का, अवलोकन एवं विश्लेषण कौशल का, पठन कौशल का, तो तीनों ही विकास होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें थोड़ी सी व्याख्या भी कर रखी है, व्याख्या को आप पढ़ सकते हैं आराम से, पढ़ना चाहें तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ऑप्शन बता दिए। सामाजिक विज्ञान पढ़ने से छात्र कई प्रकार के कौशल विकसित करते हैं। ठीक है, तो कई सारे कौशल विकसित करते हैं, जिनमें से जैसे ऑप्शनल में दिए गए थे आपके, जो श्रवण कौशल जो शिक्षक की बातें सुनकर होता है, और पठन कौशल इतिहास भूगोल आदि पढ़ने से होता है, अवलोकन और विश्लेषण घटना और समाज को समझना। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो ऑप्शन दी गई थी, इसलिए सभी कौशल विकसित होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब छात्र भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो वे शिक्षक की बातें सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं और घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शैक्षिक उपकरण दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण है। शैक्षिक उपकरण में जो दृश्य श्रव्य साधन है उनका उदाहरण आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए आपको, जो कि दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो। ठीक है, देखना भी और सुनना भी, दोनों तरह का जो साधन होता है। चित्र को आप देख सकते हैं तो ये तो होगा नहीं, मानचित्र देख सकते हैं, ये भी नहीं होगा। कंप्यूटर होगा। ठीक है, कंप्यूटर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कंप्यूटर को आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। श्यामपट्ट को आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री की बात कर रहा है तो राइट आंसर कंप्यूटर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं सही आंसर इसका कंप्यूटर है। थोड़ी सी व्याख्या के थ्रू समझेंगे आप, व्याख्या देखेंगे। दृश्य श्रव्य साधन वे होते हैं जिनसे देखना और सुनना दोनों संभव हो। ठीक है, तो कंप्यूटर से दोनों चीज़ें संभव होती हैं, देखना भी और सुनना भी। ठीक है, जैसे चित्र की बात जैसे हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, चित्र यानी केवल देखा जा सकता है, मानचित्र केवल देखा जा सकता है, श्यामपट्ट केवल लिखा और देखा जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर देखा सुना और दोनों जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पे और भी ये देख सकते हैं आप, कंप्यूटर में वीडियो ऑडियो चित्र सभी दिखाए जा सकते हैं, तो आप उदाहरण के तौर पे ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अच्छे प्रश्न की विशेषता बताइए। अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या होगी, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, चारों में से एक छांट के आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न बहुत लंबे होने चाहिए, नहीं, अच्छे प्रश्न की ये विशेषता नहीं है कि प्रश्न ज़्यादा लंबा हो, तो ये अच्छी विशेषता नहीं है। ठीक है, प्रश्न की भाषा कठिन होनी चाहिए, ये भी अच्छी विशेषता नहीं है। प्रश्न छोटे व सरल होने चाहिए, राइट, ये सही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छे प्रश्न की विशेषता तो यही होनी चाहिए कि प्रश्न छोटे हों और सरल होने चाहिए। ठीक है, उपयुक्त इसका राइट आंसर होगा, नहीं तो राइट आंसर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न छोटे व सरल होने चाहिए। थोड़ी व्याख्या के थ्रू समझेंगे आप यहाँ पे। अच्छे प्रश्न की भाषा स्पष्ट, छोटी और आसान होनी चाहिए ताकि छात्र उसे आसानी से समझ सके, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। बहुत लंबे प्रश्न समझना कठिन होता है, कठिन भाषा से भ्रम होता है, ठीक है। जैसे आप सीरीज बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, कठिन भाषा होती है और लंबे प्रश्न होते हैं और लॉन्ग में उसके आंसर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो चौथा क्वेश्चन है, ये एक भौगोलिक यंत्र है। यह एक भौगोलिक यंत्र है तो कौन सा हो जाएगा इसमें, स्टेथोस्कोप होगा नहीं, कैंची होगा नहीं, घड़ी होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय दिशा सूचक, ठीक है, क्योंकि ये एक भौगोलिक यंत्र है, ठीक है, चुंबकीय दिशा सूचक। तो इसका राइट आंसर 2 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थोड़ी व्याख्या समझेंगे। चुंबकीय दिशा सूचक यानी दिशा बताने वाला उपकरण है, ठीक है। चुंबकीय दिशा सूचक क्या है, दिशा बताने वाला उपकरण है। यह बताता है उत्तर बताता है, दक्षिण बताता है, पूर्व बताता है, पश्चिम बताता है, ठीक है, चारों दिशाओं को बताता है। इसका उपयोग भूगोल यात्रा में किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है, विश्वसनीयता राइट होगा इसका। विश्वसनीयता होगी अच्छी मूल्यांकन की विशेषता, वैधता होगी, प्रभावशीलता होगी और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, आप यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या समझेंगे, व्याख्या के थ्रू आप समझ सकते हैं। अच्छे मूल्यांकन के ये तीनों गुण होने चाहिए। अच्छे मूल्यांकन में 3 गुण होने चाहिए, ठीक है। विश्वसनीयता यानी कि परिणाम सही और स्तर हो, ठीक है, परिणाम सही और स्तर हो। वैधता परीक्षा वही मापे जो मापना चाहिए, ठीक है। प्रभावशीलता यानी छात्रों की वास्तविक क्षमता पता चल सके, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं यदि परीक्षा से छात्र का सही ज्ञान पता चलता है तो वह अच्छा मूल्यांकन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये भी आपका 5 अंक का प्रश्न रहेगा, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसके अंदर भी 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन वो हम आपको बताएंगे, कराएंगे अच्छे से, ठीक है। अब इसमें कह रहा है रिक्त स्थान में आपको खाली जगह भरनी है, रिक्त स्थान आपको भरना है, ठीक है। मेगास्थनीज ने अपने साहित्य में भारत के राजा के काल का वर्णन किया था। कौन से राजा के काल का वर्णन किया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल का, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे हम, क्योंकि आपसे लिखने के लिए भी पूछ सकता है क्वेश्चन 2 नंबर में, 3 नंबर में। तो मेगास्थनीज एक यूनानी यात्रा और लेखक था, ठीक है। वह भारत में मौर्य साम्राज्य के समय आया था और उसने अपने ग्रंथ इंडिका में भारत की स्थिति का वर्णन किया था। कौन से ग्रंथ में किया था, इंडिका में किया था, ठीक है। उस समय भारत का राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। इसका राइट आंसर यही था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ में पाटलिपुत्र यानी कि मौर्य राजधानी का भी वर्णन किया गया है, ठीक है, वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन की सभ्यता खाली जगह नदी घाटी में, कौन सी नदी में है चीन की सभ्यता, तो चीन की सभ्यता होंगोंग नदी में, ठीक है, यानी इसे पीली नदी भी कहते हैं, ठीक है। होंग नदी को पीली नदी भी कहते हैं। इसकी व्याख्या समझेंगे। चीन की प्राचीन सभ्यता होंगो नदी यानी कि येलो रिवर यानी पीली नदी के किनारे विकसित हुई। इस नदी की मिट्टी पीली होने के कारण इसे पीली नदी भी कहा जाता है, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए आपको आंसर देना है, तभी आप आंसर लिख पाएंगे पेपर में, ठीक है, समझ पाएंगे। जल्दबाजी ना करें, बस आप इस क्लास को लाइक कर दो। आपके लाइक नहीं आए अभी तक, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हमें मज़ा नहीं आता यार, कैसे आपके लिए क्लास लेके आए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्लास लाने के लिए। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे भारत की सभ्यता सिंधु नदी के पास विकसित हुई, वैसे ही चीन की सभ्यता होंगो नदी के पास विकसित हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यालय समाज का है, विद्यालय समाज का क्या है, विद्यालय समाज का एक लघु रूप है, ठीक है। विद्यालय समाज का एक लघु रूप है, खाली जगह में क्या आएगा, लघु रूप आएगा, ठीक है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या के थ्रू समझेंगे आप। व्याख्या में देखेंगे विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है क्योंकि विद्यालय में समाज की तरह ही कई गतिविधियां
होती हैं, जैसे अलग अलग लोग यानी छात्र शिक्षक, ठीक है। नियम और अनुशासन होता है विद्यालय के अंदर, सहयोग और कार्य होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे जैसे समाज में लोग मिलकर काम करते हैं, वैसे ही विद्यालय में भी छात्र मिलकर पढ़ते हैं और गतिविधियां करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई जितने बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जरूर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छात्र की योग्यता की जांच खाली जगह कहलाता है, तो छात्र की योग्यता की जांच क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। छात्रों की योग्यता की जांच करना मूल्यांकन कहलाता है। इस खाली जगह में मूल्यांकन आएगा, थोड़ी सी व्याख्या के थ्रू समझेंगे हम। जब हम छात्रों के ज्ञान, समझ और क्षमता की जांच करते हैं तो वह उसे मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। जब हम छात्रों के ज्ञान और समझ और उसकी क्षमता की जांच करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे परीक्षा लेना मूल्यांकन होगा, टेस्ट कराना मूल्यांकन, प्रोजेक्ट जांचना मूल्यांकन, ठीक है। ये सभी मूल्यांकन के तरीके होते हैं, पेपर्स वगैरह लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका व्यक्तिगत रूप से आमने सामने बैठकर वार्तालाप कर सूचना एकत्रित करना क्या कहलाता है? साक्षात्कार कहलाता है, ठीक है। यानी कि इंटरव्यू, आमने सामने बैठकर व्यक्तिगत रूप से आप आमने सामने बैठते हैं, क्वेश्चन यानी सवाल जवाब करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। वही आपको बताना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे साक्षात्कार कहते हैं, इंग्लिश में इसे इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी व्याख्या थ्रू समझेंगे यहाँ पे। जब किसी व्यक्ति से आमने सामने बैठकर प्रश्न पूछकर जानकारी ली जाती है उसे साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू कहते हैं। व्याख्या के थ्रू या नौकरी के समय लिया जाने वाला इंटरव्यू और शोध कार्य में लोगों से बातचीत कर जानकारी लेना, ठीक है। ये उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी आपको 10 नंबर के क्वेश्चन करा चुके हम पेपर के अकॉर्डिंग, यानी पेपर के अनुसार ही आपको बता रहे हैं, जैसे पेपर में बताते हैं, ठीक है। पेपर में आपको क्वेश्चन करने होते हैं, वैसे हम आपको बता रहे हैं। अब आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आपका 5 नंबर का, ठीक है। इसके अंदर भी आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक नंबर के 5 क्वेश्चन, ठीक है। वो आपको बताएंगे कैसे पूछे जाएंगे, यानी एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। मृतकों का टीला होता है। अगर आपसे पूछता है मोहनजोदड़ो का अर्थ लिखिए तो आप 2 नंबर में ये लिख सकते हैं क्वेश्चन, ये व्याख्या में हम आपको बताए हैं, ठीक है। जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? एक प्रमुख नगर था। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आप इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो आज के पाकिस्तान में स्थित एक प्राचीन शहर है। मोहनजोदड़ो आज के पाकिस्तान में स्थित एक प्राचीन शहर है जहां उसे पुराने घर, सड़कें और स्नानघर मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, तुलना क्या है? तुलना के बारे में आपको लिखना है। तुलना होती क्या है? दो या अधिक वस्तुओं की समानता और अंतर को देखना तुलना कहलाता है, ठीक है। 2 या अधिक वस्तुओं की समानता और अंतर को देखना तुलना कहलाता है। आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसे आप समझेंगे, जब हम 2 चीज़ों को मिलाकर देखते हैं कि उसमें क्या समान है और क्या अलग है तो उसे क्या कहते हैं? तुलना कहते हैं, ठीक है। गांव और शहर के जीवन की समानता और अंतर बताना क्या कहलाता है? तुलना कहलाता है। क्लियर? ऐसे ही आप अपनी आसान भाषा में समझते चलें सारे प्रश्नों को और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। खोज विधि का अर्थ बताइए। खोज विधि का अर्थ, खोज विधि का अर्थ है किसी विषय की जानकारी स्वयं खोजकर प्राप्त करने की विधि को खोज विधि कहते हैं, ठीक है। किसी विषय की जानकारी स्वयं खोजकर, आप किसी भी सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं उसे आप स्वयं खोजते हैं, ठीक है। स्वयं खोजते हैं और जो भी आप खोजकर स्वयं जो खोजकर प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? खोज विधि कहते हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या समझेंगे उदाहरण सहित। इस विधि में छात्र स्वयं खोज और जांच करके ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर छात्र नक्शा देखकर स्वयं पता लगाते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विषय वस्तु किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विषय वस्तु किसे कहते हैं, ठीक है। पढ़ाए जाने वाले विषय की सामग्री को विषय वस्तु कहते हैं, ठीक है।
पढ़ाई जाने वाली सामग्री को विषय वस्तु कहते हैं। अब व्याख्या के थ्रू समझेंगे, थोड़ी सी व्याख्या जानेंगे, यहाँ पे व्याख्या देखेंगे, व्याख्या के माध्यम से आप समझेंगे। जो जानकारी ज्ञान या किसी विषय में पढ़ाया जाता है, जो जानकारी या ज्ञान किसी विषय में पढ़ाया जाता है वही विषय वस्तु कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखेंगे आप, इतिहास में प्राचीन भारत में, मध्यकाल भारत में आदि विषय वस्तु। ठीक है, क्लियर। इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत आदि विषय वस्तु हैं। ठीक है, क्लियर। पॉइंट टू पॉइंट समझते चले आराम से। क्लास को लाइक करें बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। आप क्लास को लाइक करो अच्छे से और कमेंट कर देना। ठीक है, सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? सतत मूल्यांकन होता है कि आपको बताना है छात्र का लगातार और नियमित रूप से मूल्यांकन करना सतत मूल्यांकन कहलाता है। छात्रों का लगातार और नियमित रूप से मूल्यांकन करना सतत मूल्यांकन कहलाता है, यानी रेगुलर आप उनका मूल्यांकन करते रहते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझें व्याख्या थ्रू, और अच्छे से समझिएगा। केवल परीक्षा ही नहीं बल्कि पढ़ाई के दौरान भी छात्रों का आकलन किया जाता है। ठीक है, सतत मूल्यांकन में टेस्ट, प्रोजेक्ट, छात्र कार्य और भी मौखिक प्रश्न वगैरह, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? सतत मूल्यांकन में आती हैं। ठीक है, तो ये आपके 15 नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने करा दिए। अब आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, अवशेष किसे कहते हैं? अवशेष किसे कहते हैं? तो प्राचीन समय की बची हुई वस्तुएं, प्राचीन समय की बची हुई वस्तुएं जिनसे हमें उस समय के जीवन और संस्कृति की जानकारी मिलती है, उन्हें अवशेष कहते हैं। ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा और व्याख्या सहित समझेंगे, थोड़ा नीचे अच्छे से समझेंगे। इतिहासकार पुराने समय के बारे में जानने के लिए उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो उस समय से बची रह गई हैं। उन्हीं चीज़ों को अवशेष कहा जाता है। अवशेष हमें बताते हैं कि पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और किस प्रकार के घर बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? अवशेष में आएंगी। ठीक है, नोट्स को अच्छे से पढ़ें। अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप नोट्स ले लो। अगर आपने नोट्स ले रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नोट्स पढ़ते हो, क्लास देखते हो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो नोट्स लेने के लिए आप नंबर नोट कर लें, 72 40 28 72 81। अगर जिन स्टूडेंट ने नोट्स नहीं लिए हैं वो नोट्स ले लो जल्दी से। ठीक है, नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स परचेज कर लो भाई। ठीक है, नोट्स खरीद लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। उदाहरण समझे, जैसे पुराने सिक्के मिलते हैं कई जगह, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, मंदिर या भवनों के खंडहर। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले बर्तन और मोहरें उस समय के जीवन के बारे में जानकारी देते हैं कि उस समय के लोग किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुदाय से आप क्या समझते हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो हम करा रहे हैं। समुदाय से आप क्या समझते हैं? तो समुदाय के बारे में आपको बताना है, एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों का समूह, एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों का समूह जिनके बीच आपसी संबंध और सहयोग होता है, उसे समुदाय कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ी सी व्याख्या समझेंगे इसकी। समुदाय में रहने वाले लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और कई काम मिलकर करते हैं। उनके बीच कुछ समानताएं भी होती हैं, जैसे भाषा, परंपरा, संस्कृति आदि। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे, जहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझेंगे, गांव का समुदाय यानी गांव के सभी लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं और काम करते हैं। ठीक है, शहर का समुदाय, शहर में रहने वाले लोग अलग अलग काम करते हैं, करते हुए भी एक समाज बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार समुदाय में रहने से लोगों में सहयोग और एकता की भावना बढ़ती है। तो ये सारे बहुत ही आसान भाषा में नोट्स तैयार किए हमने, तो आप ये नोट्स पढ़ लें अच्छे से। एक बार 2 बार आकर आप नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि क्या है? प्रोजेक्ट विधि के बारे में आपको बताना है कि प्रोजेक्ट विधि क्या है। प्रोजेक्ट विधि एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी किसी विषय पर स्वयं कार्य करके और अनुभव से सीखता है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है,
प्रोजेक्ट विधि एक शिक्षण विधि है, एक शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी किसी विषय पर कोई भी काम करता है वो स्वयं करता है, ठीक है। उसमें जो भी काम करता है उससे जो भी अनुभव होते हैं उसे अनुभवों से सीखना ही क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट विधि कहलाता है, ठीक है। थोड़ी सी व्याख्या थ्रू और अच्छे से समझेंगे इसे, तो इसकी व्याख्या से समझेंगे। पहले, इस विधि में शिक्षक केवल मार्गदर्शन करता है, इस विधि में शिक्षक केवल मार्गदर्शन करता है और छात्र स्वयं जानकारी खोजते हैं, अध्ययन करते हैं और उस पर कार्य करते हैं। इससे छात्र में रुचि, समझ और रचनात्मकता बढ़ती है, ठीक है। इससे क्या होता है, छात्र में रुचि और समझ और रचनात्मकता बढ़ती है। इसके उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के थ्रू समझेंगे। अपने गांव या शहर का नक्शा बनाना, ठीक है, अपने गांव या शहर का नक्शा बनाना, स्थानीय इतिहास पर प्रोजेक्ट तैयार करना, पर्यावरण संरक्षण पर जानकारी इकट्ठा करके चार्ट बनाना। इस प्रकार प्रोजेक्ट विधि में सीखना अधिक और रोचक व्यवहारिक बन जाता है, ठीक है। क्लियर, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पाठ्य पुस्तक को परिभाषित कीजिए। आपको पाठ्य पुस्तक की परिभाषा लिखनी है। ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे के सब्जेक्ट में मिल जाएंगे, एक दूसरे पेपर में, ठीक है। इसमें हम जो करा रहे हैं ज़रूरी नहीं कि जो आपके इसी सब्जेक्ट में ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, दूसरे सब्जेक्ट के पेपर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। किसी विषय को पढ़ाने और समझाने के लिए तैयार की गई पुस्तक को पाठ्य पुस्तक कहते हैं, ठीक है। किसी विषय को पढ़ाने और समझाने के लिए तैयार की गई पुस्तक को पाठ्य पुस्तक कहते हैं। जैसे मैं आपको अभी सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, तो ये पाठ्य पुस्तक का ही भाग है, ये एक पुस्तक है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का एक बुक है, तो ये पाठ्य पुस्तक का ही भाग है, ठीक है। किसी विषय को पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए जो तैयार की गई बुक है यानी पुस्तक है, उसे क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक कहते हैं। थोड़ी सी व्याख्या सहित और उदाहरण से समझेंगे। पाठ्य पुस्तक में विषय से संबंधित जानकारी, चित्र, उदाहरण और अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं, जिससे विद्यार्थी को विषय समझने में क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की खोज किताबें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। वे सब क्या हैं, वे सब क्या हैं, पाठ्य पुस्तक हैं, ठीक है। वे सब क्या हैं, पाठ्य पुस्तक हैं। अच्छे से समझते चलें सारे क्वेश्चन को। शिक्षण इकाई के क्रमबद्ध में सोपान लिखिए। शिक्षण इकाई के क्रमबद्ध में सोपान लिखिए। शिक्षण इकाई के क्रमबद्ध में आपको सोपान लिखने हैं। तो शिक्षण इकाई के मुख्य सोपान इस प्रकार है। यहाँ पे आप शुरुआत ऐसे करेंगे आंसर की, तो कौन कौन से सोपान हैं वो यहाँ पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। 5 सोपान बताएंगे आपको। सबसे पहला उद्देश्य निर्माण, ठीक है। उद्देश्य निर्माण, इसमें क्या सीखना है, क्या तय करना है, ठीक है। क्या सीखना है यह तय करना होता है किसमें, उद्देश्य निर्धारण में। दूसरा आपका हो जाएगा विषय वस्तु चयन, ठीक है। विषय वस्तु चयन, इसमें पढ़ाने वाली सामग्री चुनना, ठीक है, पढ़ाने वाली सामग्री चुनना। तीसरा हो जाएगा आप शिक्षण विधि का चयन, इसमें आप पढ़ाने के तरीका तय करना, ठीक है, पढ़ाने के तरीका तय करना। और चौथा आपका हो जाएगा शिक्षण सामग्री का उपयोग, यानी कि मानचित्र, चित्र आदि का प्रयोग करना, ठीक है। और 5वां आपका हो जाएगा मूल्यांकन, इसमें यह देखना कि छात्रों ने कितना सीखा है, ठीक है। क्लियर, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें। यहाँ पे आप उदाहरण के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, उदाहरण के जरिए से। यदि शिक्षक भारत की नदियाँ पढ़ा रहा है तो पहले उद्देश्य तय करेगा। यदि शिक्षक भारत की नदियाँ पढ़ा रहा है तो पहले क्या करेगा, उद्देश्य तय करेगा, फिर मानचित्र की सहायता से पढ़ाएगा और अंत में प्रश्न पूछकर जांच करेगा कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ठीक है, कितना उसकी समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है इकाई योजना के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। इकाई योजना के कोई 2 उद्देश्य आपको लिखने हैं। चलिए इकाई योजना के 2 उद्देश्य आपको बताते हैं। पहला उद्देश्य पढ़ाई को संगठित और व्यवस्थित बनाना। इकाई योजना का पहला उद्देश्य क्या है, पढ़ाई को
संगठित और व्यवस्थित बनाना दूसरा उद्देश्य हो जाएगा आपका। छात्रों को विषय को अच्छी तरह समझने में सहायता देना, ठीक है। छात्रों को विषय को अच्छी तरह समझने में क्या करना, सहायता देना। थोड़ी सी यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण के थ्रू समझेंगे। इकाई योजना से शिक्षक को यह पता रहता है कि किस विषय को कब और कैसे पढ़ाना है, ठीक है। इकाई योजना से ये तय, क्योंकि इकाई योजना रहेगी तो शिक्षक को भी पता रहेगा कि मुझे आज इस क्लास में कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे आप उदाहरण भी देख सकते हैं। यदि इतिहास की एक इकाई मौर्य समाज है, ठीक है, क्या है, मौर्य साम्राज्य है, तो शिक्षक उसी के अनुसार पढ़ाने की क्या बनाएगा, योजना बनाता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल का अर्थ। क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल का अर्थ लिखिए। आपको भूगोल का अर्थ लिखना है। आप इसे अपने शब्दों में लिखें। जैसे पृथ्वी उसी सतह पर प्राकृतिक संसाधन और मानव जीवन का अध्ययन भूगोल कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी, उसकी सतह और प्राकृतिक संसाधन और मानव जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। थोड़ा व्याख्या से समझेंगे, अच्छे तरीके से व्याख्या और उदाहरण सहित समझेंगे। भूगोल हमें बताता है कि पृथ्वी पर पर्वत, नदियाँ, जलवायु, वनस्पति और मनुष्य कहाँ और कैसे रहते हैं, ठीक है। ये हमें कौन बताता है, ये हमें भूगोल बताता है, ठीक है। उदाहरण से समझेंगे। भारत की नदियाँ, पर्वत, जलवायु का अध्ययन भूगोल में किया जाता है, ठीक है। भारत की नदियाँ, पर्वत और जलवायु का अध्ययन कहाँ किया जाता है, भूगोल में किया जाता है, ठीक है। क्लियर। आप इनको पढ़ें, ये नोट्स में मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक की अवधारणा एवं इसकी उपयोगिता लिखिए। सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्यपुस्तक है उसकी अवधारणा लिखनी है आपको। क्या करनी है, अवधारणा और उसकी उपयोगिता लिखनी है, ठीक है। अवधारणा और उसकी उपयोगिता लिखनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी अवधारणा देखेंगे। अवधारणा, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी अवधारणा। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से तात्पर्य है उन विषयों और उन जानकारियों से जिनके माध्यम से समाज, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और नागरिक जीवन का अध्ययन क्या होता है, किया जाता है। तो ये क्या है, अवधारणा है, ठीक है। एक बार और अच्छे से समझेंगे। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से तात्पर्य उन विषयों और जानकारियों से है जिनके माध्यम से समाज, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और नागरिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब इसकी उपयोगिता देखें। उपयोगिता पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। छात्र को समाज और इतिहास की जानकारी मिलती है। छात्र में नागरिकता और जिम्मेदारी की क्या होती है, भावना विकसित होती है। और छात्र को समाज की समस्याओं को समझने में क्या मिलती है, मदद मिलती है, ठीक है। छात्र को समाज की समस्याओं को समझने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इस टाइप से लिख सकते हैं। जब छात्र स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ते हैं तो उन्हें देशभक्ति और जिम्मेदारी का महत्व समझ आता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक परिवर्तन के प्रभावकारी तत्व लिखिए। सामाजिक परिवर्तन के प्रभावकारी तत्व आपको लिखने हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के मुख्य प्रभावकारी तत्व, ठीक है, कौन कौन से वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे शिक्षा से लोगों की सोच बदलती है, ठीक है। विज्ञान और तकनीक, नई तकनीक से जीवन शैली बदलती है। तीसरी देखेंगे आर्थिक विकास, धन और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। संचार के साधन यानी टीवी, इंटरनेट से नई जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। और भी देखेंगे आगे। पांचवी सरकारी नीतियाँ, इसमें सरकार के कानून और योजनाएं समाज को बदलते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे इंटरनेट और मोबाइल के आने से लोगों के काम करने और जानकारी प्राप्त करने के तरीके कैसे हो गए, बदल गए हैं, ठीक है। क्लियर।
आगे और देखें। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आगे और नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे आपकी जो 908 पेपर की 908 पेपर की आपकी जो पहली क्लास है वो कंप्लीट करा दी। इसके बाद हम आपकी दूसरी क्लास लेके आएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। 908 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आपको करा दिया कि पहली क्लास में। दूसरी क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और नोट्स परचेज कर लें, ठीक है। नोट्स के लिए आप नंबर नोट करें 72 40 28 72 81। ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेज कर लो, नोट्स खरीद लो, ठीक है। आप नोट्स भी पढ़ेंगे और इस क्लासेस को भी देखेंगे तो आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बार नोट्स पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद क्लास देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर अच्छा लगेगा और जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार क्लासेस देख लो, फिर उसके बाद नोट्स पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास कम समय, तो आप नोट्स पढ़ लो जल्दी से 2-3 बार और क्लास देख लो और अच्छी परसेंटेज बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को क्या कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो सभी स्टूडेंट। तो मिलते अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।